नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की खोज। भारत की खोज ये सीरीज़ बहुत ही लंबे समय से चलती चली आ रही है और आज हम अंतिम पाठ पर, अंतिम अध्याय पर पहुंच गए। दो पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। कक्षा 8 NCERT के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक ट्रांसलेटेड रूप है। प्रश्नोत्तरी, जिसमें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सभी अध्यायों से देखे, इस अध्याय से भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि शुरुआत करें, अध्याय 9 के पहले के जितने भी अध्याय हैं वो सभी वीडियोस आप प्लेलिस्ट भारत की खोज से देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक उथल पुथल का वर्णन कीजिए। जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है व्यापक उथल पुथल हुई थी, उसका वर्णन करना है। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। यानी कि जो जनता की ओर से अकस्मात और असंगठित प्रदर्शन होने लगा, विस्फोट होने लगा, जिसका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियार बंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। यानी जो बंद सेनाएं थीं उनके बीच भी जो है लगातार जबरदस्त और शक्तिशाली हथियार चलने लगे थे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चलता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी। यानी कि यह भावना उनके मन में जो है, उनकी नेताओं की जो गिरफ्तारी होनी अब अंग्रेज़ों ने चालू कर दिया कि जब ढेर सारी पॉपुलेशन है, ढेर सारी जनता है, उसमें से उनको लीड करने वाला जो नेता है, अगर हम उसी को गायब कर देते हैं, यानी उसी को जेल में डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद ये जनता तो कुछ कहेगी ही नहीं। ठीक है, इस नीति से जो है अंग्रेज जो है इस तरह से नेताओं पर अटैक करने लगे। फिर क्या हुआ कि इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चलता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी के पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। यानी कि नेताओं द्वारा भी गोलीकांड किया जा रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं था। इसके कारण जो है जनता का जो क्रोध था और भड़क उठा। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। यानी जनता इतनी क्रुद्ध थी, इतनी मतलब कि क्रोध में थी कि वो चुप बैठ ही नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया। यानी कि स्थानीय नेता यानी लोकल जो लीडर्स थे वो फिर सामने आए और फिर क्या किया गया कि कुछ समय के लिए उनका जो है अनुसरण किया गया। लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए थे वे काफ़ी नहीं थे। यानी उनके द्वारा जो दिया गया निर्देश था, जो स्थानीय नेता द्वारा दिया गया निर्देश था, वो भी जो है काफ़ी नहीं था। अपने मूल रूप में यह एक सहज आंदोलन था। एक सहज आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 ईस्वी में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विद्यालयों के विद्यार्थियों ने, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्रवाइयों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यानी जो विद्यालय, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा पीढ़ी थी 1942 में, उन्होंने अहिंसक और हिंसक दोनों ही रूप से जो है कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी थी। तो ये था आपका जो है अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक उथल पुथल का वर्णन। और प्रश्न 2 हमारा कह रहा है, सन 1942 के दंगों में पुलिस की गोली से मरने वालों में संख्या कितनी थी। 1942 के जो दंगे हुए थे उसमें पुलिसों की को जो गोली लगी थी वो किस संख्या में लगी थी। तो सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोली बारी में से मारे गए और घायल हुए दोनों लोगों की संख्या के
अनुमानित जो है ये सरकारी आंकड़े के अनुसार जो है 1028 मरे और 32 घायल हुए। और जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। अतिरंजित यानी कि जो है ये भी तुक्का ही भिड़ाया गया है। शायद 10,000 की संख्या ज़्यादा सही होगी। ठीक है, जो 10,000 की संख्या है वो ज़्यादा सही होगी। न तो सरकारी आंकड़े सही हैं, न तो जनता द्वारा दिए गए आंकड़े सही हैं। प्रश्न 3, भारत की बीमारी अकाल का वर्णन कीजिए। यानी भारत पर एक बहुत ही बड़ा अकाल छाया, उसके तत्पश्चात फिर उसका आपको वर्णन करना है, मतलब उसमें क्या हुआ, तो उसी की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत बहुत बीमार था। भारत बहुत बीमार था यानी भारत में बहुत चरम सीमा पर अकाल था, तन मन दोनों से। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे, यानी जो चाटुकारिता वाले लोग थे वो तो लड़ाई हुई तो बहुत फूले फले, लेकिन दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया। यानी जो दूसरे थे, गरीब थे, उन पर जो है बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा। इसकी जो स्मृति है, इसकी जो इसको फिर से याद दिलाने के लिए अकाल पड़ा। दूर दूर तक विस्तृत अकाल, बहुत ही बृहद अकाल पड़ा, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी दक्षिणी भारत पर पड़ा। पूर्वी दक्षिणी भारत तथा बंगाल पर पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। इसकी तुलना 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जाती है। यानी 1766 ईस्वी और 1770 ईस्वी के दौरान जो बंगाल और बिहार में वो भयंकर अकाल पड़े थे, उनकी तुलना की जाती है। किससे? इस अकाल से, भारत की ये जो बीमारी थी। प्रश्न 4, भारत को अंतर्विरोधों का देश क्यों कहा जाता है? अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है, यानी अंतः विरोध, अंत मतलब कि अंदर ही विरोध है। कुछ लोग बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत निर्धन भी हैं। ठीक है, भारत अंतर्विरोधों का देश इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग जो है निर्धन हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी है। ठीक है, मध्ययुगीनता भी है और आधुनिकता भी है। यहाँ शासक हैं और शासित हैं। यहाँ शासक यानी रूलर्स हैं और शासित भी हैं, यानी कि शासित, किसी पर शासन हो रहा है या कोई शासन कर रहा है। ब्रिटिश हैं और भारतीय हैं। यह अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता के शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नज़र नहीं आए। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बना रही थी, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। यानी कि भारत में अकाल की जो गहरी वजह थी वो उन बुनियादी नीति में थी जो भारत को उन दिनों जो है गरीब बना रही थी, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी से मर रहे थे। प्रश्न 5, भारत का जो सजीव सामर्थ्य था उसका आपको परिचय देना है, यानी उसके बारे में जानना है। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घासों से ढक लेती है। ठीक है, कायाकल्प करना यानी कि बदलना, समय के अनुसार जो है बदलती है। और जो लड़ाई के मैदान हुआ करते थे खून से लथपथ, उसमें अब फूल तथा घासों से प्रकृति ढक लेती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है, यानी मनुष्य जो होता है वो स्मृति यानी कि जो घटनाएं घटी हैं उसका एक विलक्षण गुण होता है। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है, यानी जो कहानियां हैं और जो यादें हैं उसमें निर्मित एंशिएंट यानी पास्ट में बसता है। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो, यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। यानी कि जो वर्तमान अभी चल रहा है हम उसको समझते ही होते हैं कि फिर वो अतीत में ही खिसक जाता है। कितनी अच्छी बात है कि जिसके बारे में अभी ये चल रहा है, अभी हम इसके बारे में सोच भी नहीं पाए होते हैं पूरा, कि वो अतीत बन जाता है।
आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। यानी जो बीते हुए काल हैं की संतान है, यानी जो बीते हुए काल की संतान है, खुद वो अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कितनी गहरी बातें हैं। कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं, कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं। कमज़ोर आत्मा जिनकी है वो समर्पण करेंगे और हट जाएंगे, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं। जो बाकी लोग हैं वो मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। ठीक है, यानी आने वाला जो कल है उसको कुछ लोग जो है मशाल लेकर चलते हैं आगे और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। इस प्रकार से दो पृष्ठभूमियाँ अंग्रेजी और भारतीय समाप्त होती है आज। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।